हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी मोहम्मद आफाक खान। इस वीडियो को देखने के बाद आप इन तमाम सवालात के जवाबात किसी को भी आसानी से देकर मुतमईन कर सकेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहला और अहम सवाल जो कि बहुत बड़ी तनकीद होती है कि उलमा का सियासत में क्या काम। दूसरी तनकीद उन उलमा पर होती है जो यूट्यूब पर मौजूद हैं कि भाई ये उलमा जो कि एक ज़माने में टीवी को शैतान का चरखा कहा करते थे, आज यूट्यूब पर मिलियन सब्सक्राइबर्स लेकर बैठे हुए हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे होते हैं और टीवी पर भी आते हैं। एक और तनकीद ये होती है कि भाई ये जो उलमा हैं इनको पैसों की लत लग गई है, ये यूट्यूब पर आ गए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके घूमते हैं, कारोबार करते हैं, रेस्टोरेंट्स खोलते हैं और बड़े भरम से घूम रहे होते हैं। हालांकि इनका काम तो दीन की खिदमत करना है और हमें सादगी का दर्ज देते हैं, खुद जो है ये लोग मज़े कर रहे होते हैं। एक और बात ये भी होती है कि भाई असरी तालीम के इतने खिलाफ क्यों हैं, इनको चाहिए कि ये सिस्टम में आ जाएं ताकि ये भी मुआशरे का हिस्सा बन सकें। अब मैं आपको आसानी से समझाता हूँ। सबसे पहली जो तनकीद है कि उलमा का सियासत में क्या काम। देखें, हर मुआशरे का अपना एक मिजाज है, हर मुल्क का अपना एक मिजाज है, लोगों का अपना एक मिजाज होता है। पाकिस्तान के मिजाज में सियासत शामिल है। हमारा जो सिस्टम चल रहा है वो सियासत के हिसाब से चल रहा है। अब अगर किसी को इसी सिस्टम में दाखिल होना होगा तो उसको सियासत का हिस्सा बनना होगा ताकि वो आइन के दायरे में रहते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए उन सियासतदानों का मुकाबला कर सके जो ऐसे कोई फैसले लें जो कि इस्लाम के खिलाफ हों। अब अगर वो सिस्टम में नहीं होगा तो चाहे उसके पीछे हज़ारों लोग भी मौजूद क्यों ना हो, उसके ऊपर कोई भी इल्ज़ाम लगाकर उसको अंदर करवाया जा सकता है। लेकिन अगर उसके पास अवाम की ताकत हो, फिर वो सियासत में हो, फिर वो पार्लियामेंट में जा सकता हो, तो वो उसी सिस्टम में दाखिल हो चुका है जिस सिस्टम के ज़रिए वो मुल्क में तब्दीली लाने की एक्सपेक्टेशन रख सकता है, कोई तवक्कुआत रख सकता है। तो ये तो, और दूसरी बात ये है कि अगर आप कहते हैं कि उलमा का सियासत में क्या काम, तो आप मुझे बताइए कि किसका है सियासत में काम। मतलब डॉक्टर आ जाए, डॉक्टर को तो चाहिए हॉस्पिटल में चला जाए, वकील को चाहिए वकालत करे, भाई कारोबारी को चाहिए कि वो कारोबार करे, क्रिकेटर को चाहिए कि वो क्रिकेट खेलता रहे, फुटबॉलर को चाहिए वो फुटबॉल खेलता रहे। तो भाई अब अगर जो बाकी फील्ड के लोग सियासत में आ सकते हैं तो आलिम दीन क्यों नहीं आ सकता। और उसका ज़्यादा हक इसलिए बनता है क्योंकि दीन ही तो आपको बताता है कि आपने किस तरीके से मुआशरे को लीड करना है, किस तरीके से आपने हक के लिए लड़ना है, किस तरीके से आपने जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी है, और लोगों का क्या हक है, इस्लाम इसके बारे में क्या दस देता है। और एक और बड़ी मशहूर हदीस है, मैं देखिए आलिम दीन नहीं हूँ लेकिन हदीस आपने सुनी कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा जो है वो अंबिया के वारिस हैं। और अंबिया ने सिर्फ जो है वो नमाजें नहीं पढ़ाई है, उन्होंने जिहाद भी किया है, जंगें भी लड़ी हैं, वो लीडर्स भी रहे हैं, उन्होंने कारोबार भी किया है, वो मुआशरे में उन्होंने वो सोशल वर्कर भी रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, तो उलमा जो है वो सिर्फ नमाजें पढ़ाने के वारिस नहीं है बल्कि वो उन तमाम कामों के वारिस हैं जो हमारे अंबिया ने किए हैं। तो यहाँ पर ये बात ख़त्म हो जाती है। दूसरी बात आ जाती है, भाई ये यूट्यूब पर क्यों आ रहे हैं और ये साहब देखें, यूट्यूब पर ये एक मीडिया का प्लेटफॉर्म है। जितना लोगों का हक है उनका इतना ही हक है, जितना अच्छा वो कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं वो करते हैं। और यही एक तरीका है लोगों के पास जो है अपना पैगाम पहुंचाने का। अब अगर पूरी दुनिया मोबाइल का इस्तेमाल कर रही है और एक शख्स ये कहे कि नहीं भाई मैं मोबाइल को मुकम्मल तौर पर इग्नोर करता हूं, मैं इसको नहीं मानता हूं, मैं इसको हराम कहता हूं, आपने मेरी बातें आकर सुननी है, तो ये बेवकूफ़ी के ज़ुमरे में आ सकता है। ये जो शैतान का चरखा कहा करते थे, ये इसीलिए कहा करते थे कि इसका गलत इस्तेमाल होगा। कोई भी चीज़ जो होती है, मोबाइल हराम या हलाल नहीं है, मोबाइल का इस्तेमाल हराम या हलाल है। मीडिया हराम या हलाल नहीं है, मीडिया का इस्तेमाल जो है वो हराम या हलाल है। एक कलम जो है, ये कलम ये हराम या हलाल नहीं है, लेकिन अगर मैंने इसको हराम के पैसों पे खरीदा तो ये मेरे लिए हराम हो जाएगा, हालांकि इसमें हराम या हलाल की कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता। तो इसी तरीके से हर चीज़ का जो इस्तेमाल होता है वो उसके हराम और हलाल का फैसला करता है। तो अगर उलमा मीडिया पर आ गए हैं और वो सहाफ़त भी कर रहे हैं, वो सियासत भी कर रहे हैं और वो माशरे में एक अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं, तो ये इनका पूरा हक है। इसी तरीके से भाई ये उलमा असली तालीम के ख़िलाफ़ क्यों है? किसने आपको बोल दिया उलमा असली तालीम के ख़िलाफ़ हैं? बल्कि असली तालीम को वो सबसे ज़्यादा प्रोमोट करते हैं। देखें, आपको आलिम दीन जो है वो डॉक्टर मिल जाएगा, आपको आलिम दीन वकील मिल जाएगा, आपको आलिम दीन जो है वो कारोबारी बंदा मिल जाएगा। इसी तरीके से आपको मदरसे में इंग्लिश बोलने वाले मिलेंगे, आपको मदरसे में अरबी बोलने वाले मिलेंगे, आपको जो है वो मदरसे के बच्चों को मैट्रिक में टॉप पोजीशन हासिल करने वाले मिलेंगे। इसी तरीके से आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनको मदारिस इनवाइट करते हैं, जिनकी न दाढ़ी होती है न पगड़ी होती है, लेकिन वो आके वहाँ पर मोबाइल जर्नलिज्म सिखा रहे होते हैं, वहाँ पर वो आपको सहाफ़त सिखा रहे होते हैं, वहाँ पर आपको जो है वो एडिटिंग सिखा रहे होते हैं, वहाँ पर आके वो जो है वो इंग्लिश सिखा रहे होते हैं। लेकिन बहुत कम ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पर उन्होंने बाकायदा उलमा को रखा हुआ होता है कि भाई वो यहाँ पर आएँ और
اسلام کے حوالے سے فائنینس کا کیا طریقہ کار ہے، اسلام کے حوالے سے کاروبار کا کیا طریقہ کار ہے، اسلام کے حوالے سے صحافت کا کیا طریقہ کار ہے، آپ کو کوئی عالم دین کسی یونیورسٹی میں نظر نہیں آئے کہ لوگوں نے بلایا ہوا ہو. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے، کیونکہ اسلام نے آپ کو ہر سبجیکٹ کے بارے میں سکھایا ہوا ہے، تو ایک عالم دین کا ہونا بھی ضرورت ہے. اسی طریقے سے آپ کو کسی یونیورسٹی کے بورڈ آف ممبرز میں بہت کم ایسے ہوگا کہ آپ کو عالم دین ملیں گے کہ انہوں نے صرف اس لیے ایک عالم رکھا ہوا ہے کہ شریعت کے حوالے سے دائرے میں رہتے ہوئے، اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم کس طریقے سے تعلیم آگے کر سکتے ہیں. ناٹ پاسبل، یہ ہوتا ہی نہیں ہے، بہت کم شاید اس طرح ہوتا ہوگا. لیکن دوسری جانب آپ کو مدارس والے بہت سارے ویلکمنگ ملیں گے، جو ویلکم کر رہے ہوتے ہیں، منسٹرز کو ویلکم کر رہے ہوتے ہیں، کاروباریوں کو ویلکم کر رہے ہوتے ہیں، کنٹینٹ کریٹرز کو ویلکم کر رہے ہوتے ہیں، ان کے پوڈ کاسٹ میں جا رہے ہوتے ہیں، ان کو اپنا بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو انہوں نے ایجوکیشن کو سپریٹ نہیں کیا. یہ یونیورسٹیز اور کالجز ہیں جنہوں نے ایجوکیشن کو سپریٹ کیا ہے، لیکن علماء تو ایجوکیشن کو آپس میں ملانا چاہتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو تنقید ہوتی ہے، یہ صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ان کو ڈی موٹیویٹ کیا جائے، ان کو صرف مسجد کی حد تک رکھا جائے تاکہ بس یہ صرف نمازیں پڑھائیں اور چلے جائیں. نماز تو آپ بھی پڑھا سکتے ہیں، میں بھی پڑھا سکتا ہوں، کوئی بھی پڑھا سکتا ہے، جنازے بھی ہمیں چاہیے پڑھانے آنے چاہیے، نکاح بھی ہمیں پڑھانے آنا چاہیے. لیکن جو دین آپ کو ایکچولی سکھاتا ہے کہ معاشرے کا حصہ کیسے بننا ہے، معاشرے میں کردار کیسے ادا کرنا ہے، فائنینس کیا چیز ہے، کاروبار کیا چیز ہے، صحافت کیا چیز ہے، سیاست کیا چیز ہے، یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ آپ کو دین سکھاتا ہے. اس کے لیے ہمیں علماء کو آگے آنا چاہیے. میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں کہ اگر کوئی معاشرہ یا کوئی محلہ یہ چاہے کہ میرا محلہ طاقتور ہو جائے تو اس کو اپنے مسجد کے امام کو طاقتور بنانا پڑے گا. جو طاقت ممبر کی ہے، پھر وہی طاقت اگر وہ عوام کی اس کے پیچھے بیکنگ ہوتی ہے تو میرے خیال میں اس کی ایک الگ حیثیت ہوتی ہے. اور ایک اور بات، علماء کے سسٹم میں آنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ دیکھیں اگر کوئی مولوی یہ کہتا رہے، کوئی 10 جمعوں میں وہ بیان کرتا رہے کہ سب نے ہیلمٹ پہننا ہے، سب نے ہیلمٹ پہننا ہے، تو شاید کوئی پہنے کوئی نہ پہنے. لیکن اگر ایک پولیس والا یہ اعلان کر دے کہ ہیلمٹ نہیں پہنا تو آپ کا چالان ہوگا، تو سارے پہننے لگ جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک سسٹم ہے، ایک قانون ہے. اب اگر وہی عالم دین سسٹم میں آ جائے اور وہ اس کے پاس قانون کی طاقت بھی ہو، پھر اسلام کی طاقت بھی ہو، وہ اسلامی کے لیے آپ کو نصیحت بھی دے اور قانون کا ڈنڈا بھی دے، تو یقیناً اس کی جو بات کی تاثیر ہوگی وہ شاید ایک عام شخص کی بات کی تاثیر نہیں ہو سکتی. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو بہت سارے لوگ مجھ سے سوالات کرتے ہیں. میرے ذہن میں جو جوابات تھے میں نے دے دیے. آپ کے پاس اگر کوئی ایسی جوابات ہو تو ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کیجیے گا. باقی علماء سیاست میں ہوں، صحافت میں ہوں، یوٹیوب پر ہوں، فیس بک پر ہوں، انسٹاگرام پر ہوں، جہاد میں ہوں، وہ جو ہے فورسز میں ہوں، وہ کاروبار میں ہوں، وہ پولیس میں ہوں، کہیں پر بھی ہوں، وہ آرمی میں ہوں، ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ یہ چیز نارملائز ہو جائے اور علماء کا جو حق ہے معاشرے میں وہ ہم ان کو دے سکیں. جزاکم اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.